सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। faisait allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à il l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने फ्रांस को तगड़ी नसीहत दे दी। ये भी याद दिलाया कि डीआर कॉन्गो अब किसी का गुलाम नहीं है, इसलिए बात करने से पहले दूसरों की इज्जत करना सीख लें। दरअसल पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अफ्रीकी देशों के दौरे पर थे। फ्रांस अपनी अफ्रीका पॉलिसी में आमूलचूल बदलाव कर रहा है। इसी को लेकर मैक्रोन अलग अलग देशों में जाकर नेताओं से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में वो डीआर कॉन्गो की राजधानी किंशासा पहुंचे। 4 मार्च को उन्होंने डीआर कॉन्गो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेदी के साथ मीडिया से बात की। इसी दौरान उन्होंने डीआर कॉन्गो पर निशाना साधने की कोशिश की। वो बोले, ये देश अपनी बदहाली के लिए खुद ही जिम्मेदार है। इस पर फेलिक्स ने उन्हें वहीं पर घसीट लिया। उन्होंने कहा कि फ्रांस और पश्चिमी देशों को अपना राजसी रवैया पीछे छोड़ने की जरूरत है। फ्रेंच अफ्रीका का अस्तित्व खत्म हो चुका है। हमें अब बराबरी की नीतियां बनाने पर जोर देना चाहिए। फेलिक्स की नाराजगी के बाद मैक्रोन ने भी जवाब दिया। 2-3 मिनट के लिए माहौल में तल्खी छा गई थी। हालांकि उन्होंने तकरार को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं समझा। फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा चर्चा में है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर डीआर कॉन्गो की तरह बाकी देशों ने भी यूरोप और अमेरिका को आईना दिखाना शुरू कर दिया तो क्या होगा। तो आज के शो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे डीआर कॉन्गो फ्रांस से नाराज क्यों चल रहा है, इमैनुअल मैक्रोन अफ्रीकी देशों के दौरे पर क्यों गए और मैक्रोन ने अफ्रीका पॉलिसी में क्या बदलाव किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज कहानी फ्रांस और डीआर कॉन्गो की। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक शब्द आता है फ्रेंच अफ्रीक। इसका मतलब होता है अफ्रीकी देशों पर फ्रांस का प्रभाव। इस शब्द के अपभ्रंश के इस्तेमाल का पहला दर्ज रिकॉर्ड 1955 का है। उस समय आइवरी कोस्ट के पहले राष्ट्रपति पापा हपूते ने फ्रांस के साथ दोस्ताना संबंधों को दर्शाने के लिए फ्रांस अफ्रीक टर्म को इजाद किया था। कालांतर में इसके मायने बदलते गए। फिर 1998 में एक फ्रेंच अर्थशास्त्री फ्रांसवा जेवियर वर्सावे ने फ्रांस के नव उपनिवेशवाद की आलोचना के लिए इसे फ्रेंच अफ्रीक का नाम दिया था। फ्रांस का नव उपनिवेशवाद क्या था, ये समझने के लिए पहले उपनिवेशवाद की परिभाषा हमें जाननी होगी। किसी शक्तिशाली देश द्वारा धन या किसी दूसरे लाभ के मकसद से किसी कमजोर देश पर कब्जा करना उपनिवेशवाद है। इसे अंग्रेजी में कोलोनियलिज्म कहते हैं। जिस देश पर कब्जा होता है उसे कॉलोनी कहा जाता था। जैसे भारत और श्रीलंका ब्रिटिश साम्राज्य की कॉलोनीज थे। इंडो चाइना को फ्रांस ने अपनी कॉलोनी बनाया था। कॉन्गो, रवांडा और बुरुंडी पर बेल्जियम का शासन था। इसी तरह और भी देशों पर यूरोप के ताकतवर देशों ने कंट्रोल किया। वे कॉलोनियों को दोयम दर्जे का, असभ्य, अविकसित और असंस्कृत मानते थे। उनका मानना था कि इन देशों को सिर्फ वही सभ्य और विकसित बना सकते हैं। उन्होंने तमाम समय इसी मकसद से राज किया। फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ और पूरा खेल पलट गया। यूरोप के देश विनाश के आगे घुटने टेक चुके थे। क्या विजेता और क्या पराजित, सबने लगभग बराबर दंश झेला था। यूरोप के देश कॉलोनियों को चलाने के काबिल नहीं रह गए थे। दूसरी तरफ कॉलोनियों में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो चुके थे। एशिया में अधिकतर देश 1948 तक आज़ाद हो चुके थे। अफ्रीकी महाद्वीप में इस आंदोलन ने 1950 के दशक में जोर पकड़ा। फ्रांस का भी कई देशों पर कब्जा था, मसलन सेनेगल, आइवरी कोस्ट, नाइजर, गबोन, गिनी, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, माली, टोगो, गाम्बिया, बुर्किना फासो आदि। अल्जीरिया 1962 में आज़ाद हुआ था। जिबूती 1977 में फ्रांस के चंगुल से छूटा। वो लिस्ट में आखिरी नंबर के उपनिवेशों में से था। भले ही फ्रांस ने कंट्रोल छोड़ दिया था, लेकिन उसके हित अभी भी बरकरार थे। वो इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने निकलते निकलते खेल किया। आज़ाद होने से पहले संबंधित देशों की शासन व्यवस्था फ्रांस ने बनाई थी। अधिकतर देशों में संसदीय व्यवस्था थी। जैसे ही फ्रांस का जाने का टाइम हुआ, उसने कुछ देशों का पॉलिटिकल सिस्टम बदल दिया। संसदीय के बदले प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू कर दिया गया। अब सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में आ चुकी थी। उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना फ्रांस के लिए आसान था। उन्होंने किया भी। वे नए शासकों के संपर्क में बने रहे, अपनी जरूरत के हिसाब से तख्ता पलट कर आए, तानाशाहों को सपोर्ट दिया, अपनी सेना उतारी, संसाधनों को लूटते रहे। फ्रेंच कंपनियों ने नियमों को धता बताकर बेहिसाब ठेके उठाए। इसी को फ्रांस का नव उपनिवेशवाद कहा गया। ये नए तरीके से अपना दबदबा बनाकर रखने की कोशिश थी। इसका उन्हें जबरदस्त फायदा भी मिला।
इसके बरक्स चंगुल में फंसे देशों की अपनी पहचान धूमिल होती गई। आइवरी कोस्ट की फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के एडवाइजर नताली लैम ने 2020 में DW से कहा था, फ्रांस के चंगुल से आज़ाद हुए अफ्रीकी देश 60 बरस बाद भी सही मायनों में स्वतंत्र नहीं हुए हैं। स्कूलों के टेक्स्ट बुक्स में भी फ्रांस का एक अधिकार बरकरार है। DW की एक रिपोर्ट में फ्रांस अफ्रीक पॉलिसी लागू करने के पीछे की कहानी बताई गई है। रिपोर्ट में एक ब्रिटिश थिंक टैंक चाथम हाउस के रिसर्चर पॉल मिली का बयान दर्ज है। बकौल मिली 1962 के साल में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने अपने सलाहकार जैक्स फोकार्ट को मिलने बुलाया। गॉल ने अफ्रीकी उपनिवेशों के एलीट क्लास के साथ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए कहा। यही आगे चलकर फ्रांस अफ्रीक पॉलिसी की बुनियाद बना। फोकार्ट ने ऐसे लोगों के साथ फ्रेंच सरकार का कनेक्शन स्थापित किया जो संबंधित देशों के नीति निर्माता बने। उन्होंने मिलिट्री प्रोटेक्शन के बदले फ्रेंच कंपनियों को हीरे, यूरेनियम, गैस, तेल और दूसरे संसाधनों की चाबी थमा दी। नतीजा, फ्रांस अफ्रीकी महाद्वीप में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा निवेशक बन गया। उसकी 1000 से अधिक कंपनियां महाद्वीप में काम कर रही हैं। उनके कई हजार सैनिक सालों तक अफ्रीकी देशों में तैनात रहे। 1980 के दशक में फ्रांस में इस पॉलिसी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ। फ्रांस में हर नया राष्ट्रपति इस पॉलिसी को बदलने की बात करता, लेकिन जब हितों की बात आती वे पीछे हट जाते। उन्हें समझ में आता कि बिजनेस और पॉलिटिकल इंटरेस्ट कहीं ज्यादा है और कोई भी पक्ष इससे समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। फिर आया 2017 का साल। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अफ्रीका को लेकर अपने देश की पॉलिसी में बदलाव के संकेत दिए। 2017 में बुर्किना फासो में एक भाषण में उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका देश पुरानी पॉलिसी को छोड़ने के लिए तैयार है। 2010 के दशक में फ्रांस ने साहिल क्षेत्र में इस्लामी आतंकियों को रोकने के लिए मिलिट्री कैंपेन शुरू किया था। ये कैंपेन बहुत सफल नहीं रहा। आतंक घटने की बजाय दूसरे अपराध बढ़े, लोगों में असंतोष पैदा हुआ। 2022 में माली और बुर्किना फासो में सेना ने तख्ता पलट किया। उन्होंने फ्रांस के साथ अपने संबंध तोड़ दिए। फिर फ्रेंच सैनिकों को निकलने की धमकी भी दी, जिसके बाद फ्रांस को इन देशों से अपने सैनिक निकालने पड़े। इसके चलते क्षेत्र में फ्रांस का प्रभुत्व काफी घट गया। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, जिसके बाद कई अफ्रीकी देशों का झुकाव रूस की तरफ हुआ है। चीन बहुत पहले से फंडिंग दे रहा है। भारत और तुर्की भी अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। ये फ्रांस और यूरोप के बाकी देशों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। जानकारों के मुताबिक मैक्रों इस वैक्यूम को लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि वो अपने कार्यकाल में 18 बार अफ्रीका का दौरा कर चुके हैं। उनका हालिया दौरा फरवरी 2023 में शुरू हुआ था। इस दौरे में वो गबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला और DR कॉन्गो पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने फ्रेंच आर्मी की संख्या घटाने और सैन्य अड्डों को मिलकर मैनेज करने की योजना लॉन्च की। इसके तहत आइवरी कोस्ट, सेनेगल और गबोन के मिलिट्री बेस को मिलिट्री अकेडमी में तब्दील किया जाएगा। इन बेसिस पर लोकल आर्मी को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा पहले से मौजूद फ्रेंच सैनिकों की संख्या भी घटाई जाएगी। जानकारों का कहना है कि इसके जरिए मैक्रों फ्रांस के प्रति बिगड़ती धारणा को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कई फ्रेंच कंपनियों का बिजनेस अफ्रीका पर निर्भर है। मैक्रों इस हित को भी साधना चाहते हैं, मगर ये बहुत मुश्किल होने वाला है। अल्जीरिया के सिविल वॉर और रवांडा के जनसंहार में फ्रांस की भूमिका को लेकर अफ्रीकी जनता बेहद भावुक रहती है। मैक्रों ने 2021 में रवांडा जनसंहार के लिए अनौपचारिक माफी की पेशकश की थी, लेकिन जनता ने इसे नकार दिया था। तो आज के दिन मैक्रोन की चर्चा क्यों? जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, 4 मार्च को मैक्रोन DR कॉन्गो की राजधानी किंशासा में थे। इस दौरान उन्होंने थोड़ा भटकने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि DR कॉन्गो के राष्ट्रपति ने उन्हें वहीं पर धर लिया। बोले कि कुछ भी कहने से पहले सोच समझ लीजिए, बराबरी पर बात करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस तकरार की वजह क्या है? DR कॉन्गो का एक विद्रोही गुट है, मार्च 23 मूवमेंट, शॉर्ट में से M23 के नाम से भी जाना जाता है। इस गुट ने DR कॉन्गो की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। UN की एक रिपोर्ट के अनुसार M23 को बनाने के पीछे रवांडा की सरकार थी। रवांडा इससे इनकार करता है। M23 अभी चर्चा में क्यों है? इस गुट ने DR कॉन्गो के गोमा शहर में हमला बोल रखा था। M23 का बैकग्राउंड अब आपको बता देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे चलना होगा। DR कॉन्गो और रवांडा दोनों पर ही बेल्जियम का शासन था। दोनों देश 1960 के दशक में आज़ाद हुए। दोनों ही जगहों पर सिविल वॉर और तख्तापलट रोजमर्रा की घटनाएं थीं। अप्रैल 1994 में रवांडा में जनसंहार हुआ। बहुसंख्यक हुतू आबादी ने कम से कम 8 लाख तुत्सी और उदार हुतू लोगों को अपना निशाना बनाया था। जब नियम कानून पटरी पर लौटे तब हथियारों की तलाश शुरू हुई। उनमें से अधिकतर भागकर पड़ोस के देशों में छिप गए।
रवांडा का आरोप है कि डीआर कॉन्गो ने जनसंहार के दोषियों को अपने यहाँ शरण दी। दोनों देश एक दूसरे के इलाके में अलग अलग विद्रोही गुटों के जरिए अशांति फैलाने का इल्जाम भी लगाते रहते हैं। M23 एक ऐसा ही गुट है। इसमें अधिकतर तुत्सी समुदाय के लोग हैं। उनका कहना है कि वे डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा यानी कि FDLR से मुकाबला कर रहे हैं। FDLR में वैसे हुतू शामिल हैं जो रवांडा जनसंहार के बाद भागकर डीआर कॉन्गो आ गए थे। रवांडा में इस समय पॉल कगामी की सरकार चल रही है। कगामी तुत्सी हैं, इसलिए कथित तौर पर M23 को रवांडा सरकार सपोर्ट करती है। M23 को सबसे बड़ी कामयाबी नवंबर 2012 में मिली थी। तब इसने गोमा नाम के एक शहर को जीत लिया था। उस समय UN और कॉन्गो की सेना ने मिलकर उन्हें पीछे धकेल दिया। फिर डीआर कॉन्गो की सरकार ने उनके साथ समझौता कर लिया। दोनों पक्षों के बीच सीज फायर हो गया। M23 के कई लड़ाकों को सेना में नौकरी मिल गई। एक दशक तक मामला शांत रहा। मई 2022 से ये गुट एक बार फिर एक्टिव हुआ। मई में M23 ने डीआर कॉन्गो के एक आर्मी बेस पर हमला किया था। इस बार भी मामला सीज फायर के बाद शांत पड़ गया। फिर नवंबर 2022 में खबर आई थी कि M23 के बागी गोमा शहर के करीब आ गए हैं और डीआर कॉन्गो की सेना के हटने के बाद करीब 2 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। हस्बेहाल बताएं तो फरवरी 2023 तक इस ग्रुप ने पूर्वी उत्तरी किवू में बुनगाना, किवांजा, कित्शांगा, रुबाया, रुतशुरू सहित कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया है और गोमा की ओर जाने वाली सारी अहम सड़कों की गश्त लगाता है। पिछले हफ्ते अंगोला ने मध्यस्थता कराई और फिर से दोनों पक्ष सीज फायर के लिए राजी हो गए। ये सीज फायर 7 मार्च की दोपहर से लागू होने वाला था, मगर उससे पहले ही M23 के लड़ाकों ने डीआर कॉन्गो के सैनिकों पर हमला कर दिया। UN ने दोनों पक्षों से शांति बरतने की अपील की है, लेकिन इसकी संभावना हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही। इन सब में फ्रांस की भूमिका क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल डीआर कॉन्गो और रवांडा दोनों एक समय बेल्जियम के कब्जे में थे। नव उपनिवेशवाद के दौर में इन दोनों देशों पर फ्रांस ने अपनी पकड़ बनाकर रखी। रवांडा जनसंहार के समय फ्रांस की पीस कीपिंग फोर्स रवांडा में मौजूद थी। उनके ऊपर जनसंहार में सहयोग करने के आरोप भी लगते हैं। बाद में फ्रांस ने पॉल कगामी की सरकार को सपोर्ट दे दिया। कगामी 2 दशकों से सरकार चला रहे हैं। उनके ऊपर तानाशाही बरतने और M23 को पैसा खिलाने के आरोप लगते हैं। UN की रिपोर्ट के अनुसार M23 की हिंसा के कारण डीआर कॉन्गो के हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। डीआर कॉन्गो की सरकार का आरोप है कि फ्रांस को इस मिलीभगत के बारे में पूरा पता है, लेकिन वो जानबूझकर कुछ करना नहीं चाहता। इसी वजह से राष्ट्रपति शिशिकेदी ने मैक्रोन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना दिया। मैक्रोन ने डीआर कॉन्गो की हालत के लिए वहां की सरकार को कोसने की कोशिश की। बोले कि डीआर कॉन्गो अपनी संप्रभुता का ख्याल रखने में नाकाम रहा, लेकिन उनकी दाल गल नहीं पाई। सुनिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। Tous m'ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le chronogramme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lourenço. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et la France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris le Rwanda. Ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent, sous la supervision des médiateurs. Et s'ils ne le respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. Je vous le dis très clairement. Je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ben ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça, il faut le préciser. फेलिक्स का गुस्सा कई मायनों में जायज़ है। अगर 21वीं सदी में भी कोई देश बिना दूसरे देश की राय लिए उसका भविष्य तय करने की कोशिश करे तो इसकी आलोचना ही हो सकती है। 20वीं सदी में अधिकतर वक्त पश्चिमी देशों ने अफ्रीका के लिए फैसला लिया। अब वे देश अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। भारत के विदेश मंत्री S. जयशंकर याद दिला चुके हैं कि यूरोप की समस्या
पूरी दुनिया की समस्या नहीं है। उससे भी पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने पश्चिमी देशों को खरी खोटी सुनाई थी। एक पत्रकार ने मंडेला से सवाल पूछते हुए गद्दाफी और कास्त्रो के साथ उनकी दोस्ती को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। इस पर मंडेला का जवाब था, कई राजनीतिक विश्लेषक अक्सर ये गलती करते हैं, ये सोच लेते हैं कि उनका दुश्मन हमारा भी दुश्मन होना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज की दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। फिर से मिलने की उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।